हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फास्ट इन स्टील प्लांट पे। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर घर में इस उपकरण का किसी न किसी रूप में उपयोग होता ही है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटर की, जिसका यूज छोटे से बड़े पैमाने पर घर से लेकर इंडस्ट्री तक आपको दिखेगा। इलेक्ट्रिक मोटर को जब भी आप परचेज करने जाएंगे तो सेलर आपसे मोटर की स्पेसिफिकेशन जरूर पूछेगा, और मोटर की स्पेसिफिकेशन डिपेंड करता है उसकी यूजेज पे कि आपको उस मोटर को यूज कहाँ करना है। सिंगल फेज में करना है, 3 फेज में करना है, कितने वोल्ट पे करना है, वगैरह वगैरह। मोटर का यूजेज जो है वो कंटिन्यूअस है या रुक रुक कर है, ये सब पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें मोटर सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान देना होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और मैं इस वीडियो में मोटर पे लगे नंबर या नेम प्लेट को पढ़कर उसके एक एक पॉइंट्स एवं नोमेनक्लेचर की बारीकियों से बात करने वाला हूं। बिना देर किए वीडियो को शुरू किया जाए और कुछ सीख लिया जाए। तो जब बात इलेक्ट्रिक मोटर की होती है तो सबसे पहले देखते हैं कि मोटर होते कितने टाइप्स के हैं। तो मोटर होते हैं 2 टाइप्स के, फर्स्ट डीसी मोटर एंड सेकंड एसी मोटर। फिर एसी मोटर भी फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड होते हैं, फर्स्ट सिंक्रोनस मोटर एंड सेकंड इंडक्शन मोटर। फिर इंडक्शन मोटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सिंगल फेज एंड सेकेंड 3 फेज। तो ये तो हो गई मोटर की टाइप्स, बट हमें तो सीखना है मोटर के ऊपर लगे नेम प्लेट में दी गई डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ जिस नेम प्लेट का सिलेक्शन मैंने इस वीडियो में किया है वो है 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर का। तो चलिए नेम प्लेट की ओर चलते हैं। देखिए, ये नेम प्लेट है जो अक्सर आपको हर मोटर पे लगी दिख जाएगी। ये नेम प्लेट एसी इंडक्शन मोटर की है जो 3 फेज सप्लाई पे काम करती है। यहाँ पीएच शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब फेज होता है। तो ये सबसे पहले क्लियर हो गया कि ये 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट है। अब इसमें सबसे ऊपर लिखा है सीमेंस। सीमेंस एक ब्रांड नेम है, मतलब ये मोटर सीमेंस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। उसके बाद आता है ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो यहाँ पे सीमेंस है उसके द्वारा दी गई है, जिसका फ़ायदा हमें तब मिलता है जब कोई बहुत पुरानी मोटर्स की नेम प्लेट से सारी डिटेल्स मिट गई हो और हमें उसी जगह के लिए फिर से एक मोटर खरीदना हो, मंगाना हो, तो आपने सीमेंस को सिर्फ ऑर्डर नंबर बता देना है और मोटर्स की सारी डिटेल वो कंपनी खुद निकाल लेगी। या फिर मान लेते हैं कि मोटर चलते चलते कुछ प्रॉब्लम आ गया, अभी उसका इंटरनल पार्ट्स मंगाना है, तब भी हम इस ऑर्डर नंबर का यूज करके ईजिली मंगा सकते हैं। फिर है ड्यूटी। ड्यूटी के सामने S1 लिखा है। तो ये S1 का मतलब होता है कंटिन्यूअसली यूज, मतलब इस मोटर को 24/7 यूज में आप ले सकते हैं। फिर है किलोवाट/HP। इसका मतलब होता है पावर, मतलब ये मोटर हमें इस मोटर के पावर की कैपेसिटी बताती है। तो यहाँ पर 30/40 लिखा है, जिसे आप 30 किलोवाट या फिर 40 HP बोल सकते हैं। फिर है AMP। AMP मतलब एम्पियर, मतलब कि ये मोटर जब चलेगी तो कितना करंट कंज्यूम करेगी। तो सामने लिखा है 52, मतलब ये मोटर फुल लोड पर 52 एम्पियर करंट लेगी। फिर है RPM। RPM मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, या बोल सकते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब ये मोटर 1 मिनट में
कितनी बार रोटेट करेगी, घूमेगी। तो यहाँ आरपीएम के सामने लिखा है 1500, 1500, मतलब यह मोटर 1 मिनट में 1500 बार रोटेट करेगी। नेक्स्ट है फ्रेम। तो मोटर मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेम का डिजाइन भी अलग अलग होता है। इसके लिए फ्रेम को अलग अलग कोड से डिनोट किया जाता है। तो इसमें कोड की मदद से हमें आसानी से ये पता चल पाता है कि फ्रेम के बेस प्लेट का क्या साइज है, बेस प्लेट में दिए गए होल का डायमेंशन कितना है, साथ ही मोटर में जो प्री इंस्टॉल्ड शाफ्ट हैं उसका ग्राउंड लेवल से क्या डिस्टेंस है, मतलब क्या हाइट है, साथ ही मोटर में जो प्री इंस्टॉल्ड शाफ्ट हैं कितना बाहर निकले हुए हैं मोटर से बाहर। ठीक है। बट फ्रेम साइज के टाइम एक और चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि ये फ्रेम बनाने के टाइम किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। एक्चुअली मोटर फ्रेम के मैन्युफैक्चर के टाइम पे कंपनी कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करती है जो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट NEMA, नीमा, मतलब नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एंड सेकंड होती है IEC, मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो फ्रेम साइज के डिटेल के लिए कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है वो भी पता होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्लास INSUL। तो इसका मतलब है कि इस मोटर में इंसुलेशन किस टाइप का किया गया है, मतलब किस क्लास का इंसुलेशन है इस मोटर के अंदर, मतलब जो वाइंडिंग की गई है वो कितना टेम्परेचर सहन कर सकती है। तो यहाँ इंसुलेशन क्लास के सामने लिखा है F। देखिए मोटर वाइंडिंग में भी इंसुलेशन के कई क्लास होते हैं और अलग अलग क्लास अलग अलग टेम्परेचर के लिए क्लासिफाइड हैं, जैसे कि Y, A, E, B, F, H एंड C। यहाँ क्लास इंसुलेशन के सामने क्या लिखा है F। तो F का मतलब है कि ये इस मोटर के वाइंडिंग की टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 155 डिग्री सी, मतलब 155 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर टेम्परेचर 155 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो हमारे मोटर की वाइंडिंग कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी जल सकती है। फिर है IP55। IP मतलब होती है इंग्रेस प्रोटेक्शन, और इंग्रेस प्रोटेक्शन का मतलब होता है मोटर को आउटसाइड वेदर जो है, मतलब कि हवा, पानी, धूल, इन सब से कितना प्रोटेक्शन झेलने की कैपेसिटी देकर डिजाइन किया गया है। तो यहाँ IP के सामने क्या लिखा है 55। इस 55 में फर्स्ट जो डिजिट है 5, इसका मतलब होता है सॉलिड, मतलब धूल, मिट्टी एवं किसी भी सॉलिड पार्टिकल से इस मोटर को अपने आप को बचाने या झेलने की कितनी क्षमता है। और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 6 है। रेंज जो है इसका वो 0 से 6 तक वेरी करता है और मैक्सिमम रेंज इसका 6 है। वहीं दूसरी डिजिट जो 5 है उसका मतलब होता है वाटर रेजिस्टिव, मतलब पानी से या किसी लिक्विड से ये मोटर अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकती है। और इसकी मिनिमम रेंज 0 से लेकर मैक्सिमम रेंज जो है इसकी वो 8 है। तो आप इसे केयरफुली किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे चेक कीजिए, तो उसमें कहीं पे आपको लिखा दिखेगा कि उसकी हाईएस्ट रेटिंग कभी भी 68 से ज़्यादा नहीं होगी। वहाँ लिखा होगा IP68 और 68 में पहला डिजिट 6 है, मतलब सॉलिड का मैक्सिमम रेंज, और दूसरा डिजिट 8 है, मतलब लिक्विड का मैक्सिमम रेंज। तो जिसमें भी IP68 लिखा हो समझ लेना कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 100% वेदर प्रूफ से बना है। नेक्स्ट जो है वो है वोल्ट, साथ में लिखा है 415, मतलब 415, और साथ में एक ट्रायंगल का भी सिंबल है।
तो इसका मतलब है कि इस मोटर को हमें 415 वोल्ट की सप्लाई देनी है, और साथ में जो ट्रायंगल है उसका मतलब है कि इस मोटर को हमें 415 वोल्ट डेल्टा सप्लाई ही देनी है। ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा सप्लाई। फिर है ENCL। ENCL मतलब इनक्लोजर, और साथ में लिखा है ODP मतलब ओपन ड्रिप प्रूफ। मतलब इस मोटर की विंग्स पे अगर पानी या लिक्विड घुस जाए तो वो कितने टाइम में ड्रिप आउट हो सकता है। जनरली इस तरह के मोटर के विंग्स को 0 से 15 डिग्री में डिजाइन किया जाता है ताकि जो लिक्विड या पानी हो वो जल्द से जल्द ड्रिप आउट हो जाए। फिर है HZ। यहाँ HZ का मतलब होता है हर्ट्ज, जो हमें AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बताती है। फिर है EFF। EFF का मतलब होता है इफ़िशियंसी, और दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर हमें इफ़िशियंसी पता करना हो तो उसका एक ही फॉर्मूला है, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है और आपने इनपुट क्या दिया है। तो यहाँ भी सिंपल हमें उसी फॉर्मूला को लगा देना है कि हम इसे कितनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं और ये बदले में हमें कितनी मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। यहाँ 86% लिखा है, मतलब 100% की पावर सप्लाई में ये सारे लॉसेस को काटकर हमें 86% मैकेनिकल एनर्जी दे पाएगी। फिर है AMB। इस AMB का मतलब है एम्बिएंट टेम्परेचर, जिसका मतलब होता है कि जिस जगह पर यह मोटर यूज होगा वहाँ का सराउंडिंग इन्वायरमेंट टेम्परेचर कितना है, कैसा है। यहाँ 50 डिग्री सी लिखा है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब है कि हम इस मोटर को वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ के सराउंडिंग का टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो। फिर है डेट, जिसके सामने लिखा है 2019, और ये 2019 हमें मोटर के मैन्युफैक्चरिंग ईयर को बता रही है। फिर है कूलिंग, और इस कूलिंग के सामने लिखा है IC 611, जो हमें बताती है कि इस मोटर को कूल रखने के लिए कौन सा तरीका काम में लिया जाना है। फिर है pH। pH का मतलब होता है फेज, जिसके सामने लिखा है 03, जो दर्शाती है कि ये मोटर जो है वो 3 पेज पे चलने वाली मोटर है। फिर है KVA कोड। KVA कोड का मतलब होता है कि मोटर को स्टार्ट करते टाइम वो कितना पावर को कंज्यूम करेगा, और ये जानकारी हमें KVA कोड के द्वारा ही मिल पाती है। यहाँ KVA कोड के सामने G लिखा है। एक्चुअली में KVA कोड A से लेकर V तक होता है, जिसमें I, O एंड Q को कोड के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारे कोड के सामने G लिखा है, और यहाँ G के सामने KVA/HP जो है वो 5.6 to 6.3 है, जिसका एवरेज 5.9 आएगा। मतलब हुआ G = 5.9 पर HP, और यहाँ मोटर 40 HP की है, तो 40 × 5.9 = होता है 236 kVA। मतलब इस मोटर को स्टार्ट करने में इसकी स्टार्टिंग पावर कंजम्पशन जो है वो 236 kVA होगी। फिर है पोल। मोटर भी कई पोल में आती है, जैसे कि 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल एंड 8 पोल। जैसे जैसे पोल की संख्या बढ़ेगी मतलब RPM ड्रॉप होता चला जाएगा, RPM कम होता चला जाएगा। यहाँ 4 लिखा है, मतलब ये मोटर 4 पोल की है। फिर है सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे पास जो मोटर है उसे ओवरलोड की कंडीशन में कितना तक चला सकते हैं, कितना मैक्सिमम लोड दें इस मोटर पे कि हमारा मोटर डैमेज ना हो। यहाँ सर्विस फैक्टर के सामने 1.15 लिखा है, जिसका मतलब है कि मोटर हमारी 30 किलोवाट की है, तो 30 × 1.15 = 34.5 किलोवाट। मतलब इस मोटर की मैक्सिमम ओवरलोड रनिंग कैपेसिटी 34.5 किलोवाट तक की ही है। बट इस कंडीशन में मोटर को कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए यूज करना मोटर को
हार्म कर सकता है। फिर है पीएफ। पीएफ का मतलब पावर फैक्टर। जिस भी मोटर या इक्विपमेंट में कॉइल यूज होता है उसे हम लोग इंडक्टिव लोड कहते हैं, और जब भी हम इंडक्टिव लोड में पावर सप्लाई देंगे तो पावर लैगिंग होता है, वहाँ पावर लैग करता है। पावर फैक्टर मतलब वोल्टेज एवं करंट के वेव फॉर्म के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसे ही पावर फैक्टर बोला जाता है। पावर फैक्टर पर भी बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको पावर फैक्टर से रिलेटेड फुल जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेट। वेट मतलब मोटर का वजन, जो यहाँ 140 kg है। अब नीचे चलते हैं। नीचे 3 डिटेल दी गई है। पहला ग्रीस टाइप, फिर रील्यूब आवर्स, ग्रीस क्वांटिटी एंड बियरिंग डिटेल्स। तो इस मोटर में URIREX यूरिरेक्स N3 टाइप के ग्रीस को यूज करना है, जिसे इस मोटर में हर 5800 घंटे, मतलब अगर मोटर कंटिन्यूस रनिंग में है तो हर 240 दिन में रील्यूब या टॉपअप करने से प्रॉपरली मेंटेनेंस होता रहेगा। साथ ही ग्रीस क्वांटिटी, जिसमें 2 पार्ट है, DE मतलब ड्राइविंग इंड एंड NDE मतलब नॉन ड्राइविंग इंड। तो इसके ड्राइविंग इंड पे 90 ग्राम मतलब 90 ग्राम एवं नॉन ड्राइविंग इंड पे 70 ग्राम की रील्यूबिंग करनी है। फिर आता है सबसे ज़्यादा बार चेंज होने वाला आइटम, BRG मतलब बियरिंग। तो इसके ड्राइविंग इंड पे 6312 डबल जेड मतलब मैकेनिकल सील, तो 6312 DZ नंबर की बियरिंग लगी है, और नॉन ड्राइविंग इंड पर भी यहाँ सेम 6312 DZ की ही बियरिंग लगी हुई है। तो ये था दोस्तों मोटर में लगी नेम प्लेट की कंप्लीट नोमेनक्लेचर की डिटेल्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।